जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। साथियों, इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्री मनीष सिंह सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू संदीप। साथियों, सर का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे जिससे बातचीत से आप कनेक्ट कर पाएं। मनीष सर 2009 से यूपीएससी डोमेन में मैथमेटिक्स ऑप्शनल का एक बहुत जाना पहचाना नाम है देश के अंदर। सर ने देश की प्रसिद्ध कोचिंग संस्थानों से जुड़कर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को मार्गदर्शन किया और उसके बाद 2023 में सर आखिरी बार जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया उसका नाम है नेक्स्ट आईएएस। आप सब जानते हैं, नेक्स्ट आईएएस से निकलकर सर ने 2023 में सिविल गुरुकुल इंस्टीट्यूट नाम से करोल बाग दिल्ली के अंदर अपना खुद का इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया और सर उसके डायरेक्टर हैं। साथियों, सिविल गुरुकुल के अंदर सर मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ साथ जीएस, सीसेट एंड अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए सर की टीम है। एक बहुत अच्छा और प्यारा इंस्टीट्यूट के साथ सर उसको लीड कर रहे हैं। सर, हम आपकी जर्नी को जानें, आपसे बातचीत शुरू करें। इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये सिविल सेवा के मार्गदर्शन के रूप में ये जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ। और संदीप, सफ़र की शुरुआत की अगर बात करें तो मैं एक दोस्त के साथ दिल्ली में रहता था। प्रिपरेशन का ही दौर था वो। तो उसमें मेरे पास एक फ़ोन आया एक इंस्टीट्यूट से, मुखर्जी नगर के, कि मैथ्स ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज मैं मैथ्स में एमएससी था जी, और मैं पहले भी डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं से उनको थी कि ये पढ़ाते रहे हैं। तो जब मेरे पास वो फ़ोन आया तो मैंने, दोस्त ने भी कहा कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। और मैं बहुत इच्छुक नहीं था, लेकिन दोस्त के मोटिवेट करने पे मैं गया। जब वहाँ गया तो पहली क्लास में ही बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा सम्मान दिया और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और बल्कि मुझसे पूछा कि सर आप पढ़ाएंगे पक्का। तो बाद में मुझे पता चला कि उस संस्थान में जो टीचर पहले से पढ़ा रहे थे वो किसी वजह से संस्थान छोड़ के चले गए थे। 3 और शिक्षक बाद में आए थे। उनमें से 1-2 लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी थे। तो बच्चे शायद उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बच्चे उनसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो बच्चों को पसंद नहीं आया। तो बच्चों की वजह से गया तो था मैं अनमने ढंग से, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर छोड़ के तो नहीं जाएंगे। तो फिर मुझे लगा कि ये बच्चे फंस जाएंगे, इस वजह से मैंने पढ़ाना 2009 में शुरू कर दिया फॉर्मल वे। स्टूडेंट्स ने रोक लिया सर? स्टूडेंट ने रोक लिया जी। और जब 2009 में मैंने पढ़ाया तो बच्चे काफ़ी खुश हुए और उसके बाद जो वहाँ के डायरेक्टर थे उनको भी बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने हिंदू वगैरह में ऐड दे करके नए नए बैच अनाउंस कर दिए। तो फिर ये सफ़र एक तरीके से पढ़ाने का चल पड़ा। साथियों, सर से मेरी मुलाकात चाणक्य आईएएस एकेडमी हकीकत नगर, जो चाणक्य का नॉर्थ ब्रांच है, वहाँ सर से पहली बार मैंने सीसेट पढ़ा था। तो सर का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो सर को बच्चों ने क्यों रोका होगा ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सर, सिविल सेवा मार्गदर्शन में एक लंबा सफ़र हुआ, एक काफ़ी 2009 से अभी तक। आपके अनुसार पिछले 1 दशक में यूपीएससी की तैयारी कल्चर में क्या सबसे बड़ा बदलाव आया? और वैसे तो संदीप बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जब आप लोग तैयारी में थे तो एक अलग ही, जब आप लोग पढ़ने के लिए आए थे, तैयारी के लिए शुरुआत किए थे, उस समय बिल्कुल अलग ही दौर था। लेकिन आपने कहा है एक सबसे बड़ा चेंज, तो जो मुझे सबसे बड़ा चेंज लगता है वो आफ्टर कोविड जो ऑनलाइन का आया है। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर ये हो गया ऑनलाइन। पहले क्या होता था, पहले कोचिंग का क्या स्ट्रक्चर था। पहले अगर हम देखें तो कोचिंग कल्चर में मुख्य रूप से 3 स्टेक होल्डर हैं, एक स्टूडेंट, एक एकेडमी और एक टीचर। तो तीनों में ही चेंज आया है। तो एकेडमी के लेवल पे क्या चेंज आया है कि पहले एकेडमी ऑफलाइन कोर्सेज केवल प्रोवाइड करती थी। तो ऑफलाइन में फाउंडेशन कोर्स होता था, टेस्ट सीरीज होता था, क्रैश कोर्स होता था, मेंस के समय क्रैश कोर्स होता था। इसके अलावा और कोई कोर्स बहुत अधिक नहीं होता था। कुछ लोग इंटरव्यू चलाते जी सर। लेकिन जब ऑनलाइन आया तो ऑनलाइन आने के साथ ही साथ बहुत तरह के कोर्सेज आ गए। जैसे कि एक तो वही सारे कोर्स जो ऑफलाइन में थे वो ऑनलाइन में हो गए, फाउंडेशन कोर्स और क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। साथ ही एक बहुत बड़ा सेगमेंट आया है मेंटोरशिप का। मेंटोरशिप, बिल्कुल। अब आप किसी भी बच्चे से सुनेंगे तो वो कहेगा मैं इस इंस्टीट्यूट की मेंटोरशिप में हूँ, मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। और अगर सही मामले में कहा जाए तो मेंटोरशिप एक तरीके से एक पॉजिटिव चेंज है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव तरीके से किया जाए तो अब ऑनलाइन ऑफलाइन
में कौन बेटर है ये तो थोड़ा सा मिक्स रिस्पॉन्स है जी। और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कौन स्टूडेंट किस सिनेरियो में है। हाँ, इसको लेके बहुत गलत फहमी है। जैसे अगर कोई बच्चा शुरुआत कर रहा है और वो मेंटोरशिप में चला जाए, हाँ। तो आई थिंक आपको तो ये अंदाजा हो रहा होगा कि उसको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल। मेंटोरशिप कब की चीज है? जब आपने फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लिया है, अब आगे आपको रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, मेंटोरशिप के माध्यम से उसको आपको इम्प्रोवाइज करना है। बिल्कुल। तो मेजर तो चेंज यही है आया। और बाकी तो और बहुत सारे चेंजेस हैं। बिल्कुल सर, अपने अनुभव के आधार पे हमें बताएं, बहुत रेलिवेंट सवाल है। बताएं कि सर जिन छात्रों का चयन 2 से 3 अटेम्प्ट्स में हो जाता है, अर्ली स्टेज में जिन छात्रों का सिलेक्शन होता है, उनमें आपने क्या कुछ अलग देखा और आज जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या कुछ उन्हें सीखने की ज़रूरत है जिससे कि जल्दी सफलता सुनिश्चित हो? संदीप, जो जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं जी। और जो देर से सेलेक्ट होते हैं, इनमें योग्यता में, इनकी क्षमता में अधिकतर बार मैं बहुत अंतर नहीं पाता हूँ। इनके प्लानिंग में अंतर पाता हूँ। जो जल्दी सेलेक्ट हो गए, अब यही क्वेश्चन उठता है कि कब शुरू करना चाहिए किसी बच्चे को। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है तो उसको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेकेंड ईयर में वो फाउंडेशन कोर्स करे, थर्ड ईयर में फाउंडेशन का अगर कुछ बचा है वो करे, मेंटरशिप करे, आंसर राइटिंग लिखे, अपने को पूरा इम्प्रोवाइज करे। उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो वो अगर एज वाइज एलिजिबल है तो एग्जाम के लिए अपीयर हो जाए, अदरवाइज 1 साल का वो पूरी प्रैक्टिस मिलेगा। तो फाउंडेशन कोर्स खत्म करने के बाद जी। तो अब ऐसे बच्चे को देखने में तो ये लगेगा इसने पहला अटेम्प्ट दिया और सेलेक्ट हो गया। हाँ। लेकिन वो तैयारी कब से कर रहा है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से। इनफैक्ट वो 3 साल से तैयारी कर रहा है और हमको आपको देखने में क्या लगेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया, अभी जस्ट हो गया। तो जो बच्चे जल्दी सेलेक्ट होते हैं, एक्चुअल में ये 3 ईयर का है ही। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई कहे कि नहीं हम 1 साल में कर लेंगे, एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, बट एक्सेप्शनल लोगों की बात अगर छोड़ दें हम, अगर हम रियल बात करें तो ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए एवरेज अगर निकालें तो 3 ईयर की साइकिल है ये। फाउंडेशन, 1 साल का रिवीजन और मेंटरशिप, उसके बाद 1 साल एग्जाम की साइकिल। ये तो लगना ही लगना है। बिल्कुल। रणनीति में जवाब आपको मिला इसका? जी सर। ठीक है, बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा, चूंकि आप मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स को लेकर के, उस सीसेट को लेकर के जो आजकल थोड़ा सा चर्चा में है उस पर सवाल करूंगा। सर, अक्सर कहा जाता है कि गणित केवल अंकों का खेल है, लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मैथमेटिकल माइंडसेट निर्णय लेने की क्षमता को, यानी कि डिसीजन मेकिंग को कैसे बेहतर बनाता है? गणित अंकों का खेल वहीं तक है जहां तक गणित लोअर स्टैंडर्ड पे है, जैसे 10th स्टैंडर्ड तक, अधिक से अधिक +2 तक। उसके बाद गणित अंकों से आगे निकल जाती है, गणित फिर एनालिसिस पे आ जाती है। जैसे मॉडर्न अलजेब्रा है, पूरी एनालिसिस है, रियल एनालिसिस है। जैसे अगर दर्शक समझ पाए इसको, और किसी का बैकग्राउंड होगा मैथ का, जैसे मैथ में मैं लिमिट पॉइंट पढ़ाता हूँ रियल एनालिसिस में, तो लिमिट पॉइंट क्या है? लिमिट पॉइंट्स आर दोज पॉइंट in whose neighborhood infinite number of points of set reside। जिनके नेबरहुड में उस सेट के इनफिनाइट पॉइंट्स आए, ऐसे पॉइंट्स को हम लिमिट पॉइंट कहते हैं उस सेट का। तो एक तरीके से अगर इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो बीजेपी का लिमिट पॉइंट कौन है? बीजेपी के लिमिट पॉइंट मिस्टर मोदी हैं, मिस्टर अमित शाह हैं, उनके नेबरहुड में इनफिनाइट मेंबर्स ऑफ बीजेपी हैं। ठीक है, तो मैथ्स एनालिसिस पे आ जाती है। और मैथमेटिक्स ऑप्शनल की अगर बात करूं तो ये बड़ा इंजॉइंग हो जाता है। कई बार ये भी चर्चा रहती है कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल का जीएस में कोई रोल एज सच नहीं है। कई लोगों का ऐसा मानना होता है। जीएस के लिए हमें क्या चाहिए? एक चाहिए कंटेंट, और आपको अच्छे से पता है, आप उस फील्ड में हैं। एक कंटेंट चाहिए, दूसरा एनालिसिस चाहिए। तो बिल्कुल मैथमेटिक्स कंटेंट में कहीं योगदान करने वाली नहीं है, लेकिन जो एनालिसिस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, वो डीपर कॉन्सेप्ट में जाते जाते जो एनालिसिस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कर लेगा, शायद किसी और स्टूडेंट के लिए उतनी एनालिसिस किसी भी विषय की करनी
थोड़ी सी मुश्किल बात हो सकती है। बिल्कुल। तो मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली नोन फॉर इट्स नंबर्स एंड ऑल थिंग, मैथमेटिक्स इज समथिंग विच इंक्रीजेज योर एनालिटिकल एबिलिटी। तो इनहैंस एनालिटिकल एबिलिटी आपको जनरल स्टडीज और बाकी अन्य चीजों में भी मदद करती है। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। सर एक एक्स्ट्रा सवाल मेरा अपना, हाँ, ये है कि हिंदी मीडियम के बहुत सारे छात्र इंक्लूडिंग मी, ओके, मैथमेटिक्स को लेकर के बचपन से लेकर आज तक हाँ, उसको एक भूत समझते हैं, और वो इतना डरावना भूत है कि मैथ का नाम सुन के डर लगता है। अगर सर मतलब इस चीज को थोड़ा सा डीपली सोचा जाए कि ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चे में कहीं से किसी योग्यता की कमी हो कि मैथ को समझ नहीं पाए, इसकी मूल जड़ आप कहाँ देखते हैं कि बच्चा इतना मैथ में डरता है? और मैक्सिमम आपने देखा ही होगा, इसका क्या मतलब मूल इसका कहाँ मानते हैं आप, मेन रीजन क्या है? इसका संयोगवश आज ही ऐसा हुआ है, जब मैं अभी ऑफिस में आया हूँ जी, तो आपने पुरानी क्लासेस को याद करते हुए एक किस्सा मेरे साथ शेयर किया कि सर आपको याद है क्या? तो मैं उसी किस्से से इस बात को कि मैंने शायद, मुझे बहुत ठीक से तो याद नहीं, लेकिन आपने बताया तो याद आ गया कि मैंने आप लोगों की क्लास में एक कहानी शेयर की थी जी, कि कुछ बच्चे मैथ से डरते थे। उस समय मैंने कहा था कि एक ऊंट का व्यापारी था, ऊंट लेके जा रहा था और शाम हो गई, उसको कहीं रुकना था, तो किसी महाजन के यहाँ रुका। तो कई सारे ऊंट थे, तो उसने कहा कि भाई आपके ऊंट रात में भाग नहीं जाएंगे? तो उसने कहा कोई बात नहीं है, मैंने बांध दिया है। बोले आपने तो कुछ लगाया ही नहीं है, बांध कैसे दिया है? बोले उसने किया क्या था, इनफैक्ट हर ऊंट के पास जाता और उसके पैर के पास एक छोटी सी ऐसे लकड़ी ऐसे ठोकता जमीन में, और एक पतला सा धागा ऐसे ऐसे कर देता और ऊंट को ये लगता कि मैं बंध गया हूँ। यही स्टोरी थी। ऊंट को लगता था कि मैं बंध गया हूँ। अब ये जब वो ऊंट बच्चा था तभी से वो करता आ रहा था, तो बचपना में ही उस ऊंट के माइंड में ये बैठ गया कि मैं तो बंधा हूँ, और ये जो बंधा हुआ कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ गया, तो उस ऊंट ने कभी अपने बड़े होने पे, इवन बुढ़ापे में भी तोड़ा ही नहीं। तो उसको पतला धागा ही बहुत मजबूत रस्सी लगती थी। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिन बच्चों को मैथ्स में बचपन में ही हल्का सा किसी कारणवश, वो कारण कुछ भी हो सकता है, या तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, पेरेंट्स ने बहुत प्रेशर बना दिया, या तो उनको बचपन में कुछ ऐसे शिक्षक मिले जो मैथ्स को जैसे पढ़ाना चाहिए था वैसे नहीं पढ़ाया, कुछ भी कारण हो सकता है। तो किसी कारणवश वो रस्सी बंध गई और वो दिमाग में रहा कि ये तो बड़ी कठिन चीज है। बहुत सारे लोगों की आज भी नहीं खुली। बहुत सारे लोगों की आज भी नहीं खुली है। तो वही चीज है, इसी वजह से लोग, कुछ लोगों में डर रहता है, और कोई बात नहीं। मैं भी मैथ में बहुत वीक हूँ, बट मैंने एक चीज महसूस किया सर, सीसैट को पढ़ते हुए। सीसैट बड़ी मुश्किल से निकला, बहुत मार मरोड़ के पढ़ के कैसे करके सीसैट निकला, लेकिन मैंने सारी चीज़ों में, पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ महसूस किया कि सीसैट होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जिससे आपका, जो आपने एनालिटिकल अप्रोच की बात की कि ये ज़्यादा डेवलप होता है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट में, वो सच बात है। ये मैं एकदम बिल्कुल मानविकी का स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, अब थोड़ा सा चलेंगे सीसैट की, चूंकि बात कर रहे हैं। तो सर आपने पिछले कई वर्षों में देखा कि सीसैट वर्ष दर वर्ष उन छात्रों के लिए कठिन होता जा रहा है जिन्हें एक अच्छी मैथ नहीं आती, या हिंदी मीडियम या हिंदी पट्टी के बच्चे आप कह सकते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये बदलाव सही है जो टफ हो रहा है? और इस बदलाव को बच्चों के लिए आसान बनाने में सिविल्स गुरुकुल कैसे योगदान कर सकता है? अच्छा, तो ये कई क्वेश्चन हो गए, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। देखिए, सीसैट की स्टोरी मैं शुरू करता हूँ इसके शुरू से, 2011 से। सीसैट में हुआ क्या, 2011 से पहले, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, 2009 से हम लोग मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ाना शुरू किए। तो पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, और जीएस में जनरल मेंटल एबिलिटी हुआ करता था। करीब 25 to 30 क्वेश्चन आते थे। जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब वही होता था कि आपको रीजनिंग होती थी, कुछ बेसिक मैथ्स होते थे, इस तरह के क्वेश्चन। सीसैट टाइप का ही कुछ। हाँ, सीसैट टाइप का ही कुछ था। सो आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन जीएस के पेपर में होते थे, और प्रीलिम्स में भी एक ऑप्शनल हुआ करता था जी। 2011 में पहली बार चेंज होके सीसैट आया।
पूरा एक पेपर बना दिया गया। पूरा एक पेपर सीसेट बना दिया गया। तो सीसेट के साथ हुआ क्या कि थैंक यू, सीसेट में क्या हुआ कि एक तो जीएस का पेपर रहा, पेपर 1, और एक सीसेट आया जी। तो वहाँ उस समय बच्चों में थोड़ा लगभग हाहाकार जैसा माहौल था, खासतौर से हिंदी मीडियम के बच्चों में। बिल्कुल। और उस चीज़ को मैं सही भी मानता हूँ कहीं ना कहीं तक, क्योंकि उस समय क्या था कि जीएस का और सीसेट का मार्क्स दोनों का जुड़ता था और फिर मेरिट बनती थी, फाइनल मेरिट। हाँ। उसमें हुआ क्या कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे, जो कैट की तैयारी कर रहे थे, जीएस उनका बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ये मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन बहुत अच्छा था, इस वजह से वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए। और बहुत ऐसे बच्चे हुए जिनको मेंस में कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया मेंस का। ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए। हाँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए थे मैथ के। लेकिन उस समय तो दिक्कत थी, और उस समय ये सही बात है कि मैं अगर याद करूं तो 2013 के आसपास मेरे पास कुछ बच्चे मुखर्जी नगर से आए और बोले कि सर हम लोग 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छे हैं, अगर आपको विश्वास हमारी बात पे नहीं है तो हमसे पॉलिटी का कुछ पूछ लीजिए, ज्योग्राफी का कुछ पूछ लीजिए। सर हम मात खा रहे हैं मैथ रीजनिंग से, सर हम लोगों को किसी भी तरीके से इससे निकाल दीजिए। क्योंकि मैं केवल मैथ्स ऑप्शनल पढ़ाता था, जीएस में एक स्टैट्स का पोर्शन हुआ करता था जो 40 मार्क्स का होता था और बिल्कुल सॉलिड था मेंस में। 40 का 40 ही मिल जाता था, हम लोग 10 क्लास केवल उसमें लेते थे और 40 का 40 बिल्कुल मिलने के चांसेस होते थे। तो वो एक हम लोग क्लास लेते थे, बाकी सीसेट पढ़ाने की मेरी कभी कोई इच्छा रही नहीं। तो वो बच्चे आए और एक बार तो मैंने इग्नोर किया कि भाई हम तो ऑप्शनल में हैं और हमारा दूसरा मैथ है, मैं मैथ का ही टीचर हूँ बट मेरा दूसरा मैथ है। वो बच्चे कई जगह पढ़ने के बाद फिर से मेरे पास बार बार आते रहे और सीनियर बच्चे थे। तो कुछ ऐसा उनका 1-2 अटेम्प्ट बचा था। एक बार उन्होंने पेपर 11 में नहीं दिया, एक बार 12 में नहीं दिया, वो 13 में पेपर देने और न देने में थोड़ा सशंकित थे और ऐसी बात मुझसे कर रहे थे। तो मुझे कई शिक्षक साथियों ने और सब लोगों ने ये कहा कि नहीं सर, बच्चे हैं और चूंकि आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है तो आपको इनिशिएटिव तो लेना चाहिए। तो फिर मैं पहली बार सीसेट पढ़ाने के लिए तैयार हुआ। और आप अभी हंसेंगे संदीप, पहली बार मैं सीसेट की क्लास में गया, क्लास में मैंने कुछ लिखा, राइट से लेफ्ट ले आया, प्लस का माइनस किया, 1-2 बच्चों ने सर कैसे हुआ। अब मैं मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैं उस दिन क्लास से निकल गया, कहा मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे बस की बात ये है ही नहीं। और मैथ्स ऑप्शनल में सारे आईआईटी, उनसे सारी एनालिटिकल बात हो रही है, मतलब 90% तो आईआईटी नहीं हुआ करते थे उस समय मैथ्स ऑप्शनल। तो अब जिसको इधर से उधर लाने में प्लस माइनस में प्रॉब्लम, उसमें पढ़ा कैसे पाऊंगा। सर यहीं पे थोड़ा टोकना चाहूँगा। एक छोटा सा किस्सा और है। जब आप सीसेट पढ़ा रहे थे मैथ, तो एक बच्चा हुआ करता था, आपको याद नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स, तो याद नहीं होगा। शुभम नाम था उसका। अच्छा। बिहार का है, अभी मुझसे जुड़ा हुआ, कभी कभी बात करता है। शुभम बहुत स्वीट पर्सन है। अच्छा। तो जब आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे और जब आप कोई क्वेश्चन समझा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो जब समझा के बाद में इज दैट क्लियर या ऐसे कुछ आप बोलते हैं, तो आप जैसे कहते समझ में आया, कहते कहाँ सर। वो कहते कहाँ सर, तो उससे बच्चे बहुत हंसते थे। हाँ। तो ये वाली बात जो आप बता रहे थे, हाँ। वो शुभम उसी टाइप का लड़का था। कहाँ सर, इधर से उधर कैसे ले गए, आप समझ ही नहीं आया। हाँ, ये हो सकता है। हाँ। शायद मुझे अभी एग्जैक्ट देखने पे शुभम को शायद मैं रिकॉल कर लूंगा, क्योंकि काफी पुरानी मतलब 10-11 साल की बात हो गई है। शुभम सर आजकल रिपोर्टर टाइप का काम करता है बिहार में। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सारे ही बच्चे, जैसे आपका भी हम देख रहे हैं, और भी बच्चे कहीं कोई पढ़ाने में लग गया, कोई सेलेक्ट हो गया, कोई इस तरह, सब लोग कुछ न कुछ अच्छा ही काम। सर अब आप बात कंटिन्यू करें, क्योंकि मुझे वो याद आया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें पहली क्लास में मैं निकल गया, मुझे लोग समझाते रहे, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर कोई 1-2 बच्चे उसी क्लास से आए, बोले सर हम लोगों का क्या होगा। मान लीजिए एक बच्चा वैसा है, लेकिन हम लोग वही हैं कि हम 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं। तब मैंने कहा कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैंने ये मन बनाया, उस दिन तो क्लास में चला गया, फिर मैंने पढ़ाया और मैंने अपने मन को फिर रेडी किया कि अब अगर कोई बच्चा मुझसे ये कहेगा कि 0 + 1 = 1 कैसे हुआ, तो मैं उसको भी बताऊंगा। और मैंने अपने माइंड को उस हिसाब से प्रिपेयर किया। मुझे समय लगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, मुझे 1-8 महीने का अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर करने में समय लगा।
हाँ, अपने आप को समझाना पड़ा। मैंने कहा कि ठीक है, अब इस क्लास में जब मैं जाऊंगा सीसेट की, तो मैं ये मान के जा रहा हूँ कि कितना भी छोटा क्वेश्चन बच्चा पूछेगा मैं बताऊंगा। और उसके बाद तो 13 में ये काम किया था मैंने। आप लोग तो 15 बैच में थे सर। हाँ। तो 13 लास्ट 15, हाँ लास्ट 15, तो 13 में ही ऐसा हो गया कि बच्चों को कितनी भी छोटी बात हो पूछने में हमसे कोई हेजिटेशन नहीं है। और बड़े अच्छे से फिर सीसेट की चीजें हुई। काफी बच्चे उस समय सीसेट का डर भी उनसे भागा, और मतलब काफी अच्छी चीजें हुई। तो सर सिविल गुरुकुल में भी ऐसे बच्चे आते हैं? अब एक चीज इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, क्वेश्चन आपने एक साथ कई पूछ दिया था। तो जैसे ये तो मैंने बताया उस समय का शुरू से। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद यूपीएससी ने सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया। तो उस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब क्वालिफाइंग कर दिया तो मुझे लगता है कि क्वालिफाइंग होने पे सीसेट उतनी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अभी कुछ वर्षों के पेपर, जैसे स्पेशली मैं कहूँ 23 का पेपर जी, और एक दो आसपास के ईयर्स के क्वेश्चन, ठीक है, तो 23 का और आसपास के ईयर्स का पेपर अगर मैं देखूं तो उसमें थोड़ा सा सीसेट का लेवल टफ हुआ। लेकिन फिर भी बच्चों को परेशान बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर अचानक से यूपीएससी किसी एक ईयर का पेपर अचानक से टफ बना देती है, तो जो बच्चा उस ईयर में एग्जाम दे रहा है उसका क्या दोष है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो यूपीएससी को भी बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अचानक से एक मॉडरेट लेवल रखें और वो हमेशा रखें। सर मैं एक सवाल और करता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। सीसेट में सर जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें मेनली मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन आजकल इतना रह गया है। लेकिन एक पॉइंट और है सर, डिसीजन मेकिंग। लेकिन मैं देख रहा हूँ सर कई सालों से डिसीजन मेकिंग के एक भी सवाल नहीं आ रहे हैं। तो कहीं नहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि यूपीएससी कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के बच्चों को ये करके बाहर कर रहा है, जबकि अगर 7-8 क्वेश्चन पूछता तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनका कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग अच्छा है, किसी तरह से कर लेते हैं, और 5-6 क्वेश्चन से ही उनका सीसेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो इसमें आप यूपीएससी के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूपीएससी को एक तो जैसे मैंने कहा कि पेपर एवरी ईयर सेम स्टैंडर्ड पे रखना चाहिए। नहीं तो किसी ईयर में आपने बिल्कुल डिफिकल्ट कर दिया तो उसमें उस बच्चे का क्या दोष? हाँ, जो बच्चा अभी आप एक जिम्मेदार संस्था है और आपको ऐसे नहीं कर सकते कि किसी एक ईयर में आपने अचानक से एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, ऐसा नहीं कर सकते। तो वो एक बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन अगर वो नहीं दे रहे हैं या दे रहे हैं, मेरा जो मानना है, हो सकता है आप लोगों के समय में भी कहा हो, अभी भी कहता हूँ, मैथ रीजनिंग को अगर मिला ले कोई, मैथ में सारे चैप्टर मत करिए, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर, कुछ तो आसान है ना उसमें। हाँ बिल्कुल। तो मैथ रीजनिंग से ही आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। ये तो बात है। और किसी को मैथ्स अगर डिफिकल्ट लगता है तो रीजनिंग वाला पोर्शन कर ले, थोड़ा सा कंप्रहेंशन में जाना पड़ेगा। कंप्रहेंशन में क्या होता है, कंप्रहेंशन में थोड़ी श्योरिटी कम रहती है, क्योंकि वेग सा आंसर होता है उसमें, तो कई बार आपके गलत होने के चांसेस रहते हैं। अगर मैथ रीजनिंग से आपको हो जाता है 33%, तो आप कंफर्म होते हैं कि नहीं, पेपर 2 तो क्वालिफाई हो रहा है। सर क्योंकि सवाल लंबा था तो एक सवाल और इसी में था कि सिविल गुरुकुल आपके कोचिंग संस्थान में, हाँ, सिविल गुरुकुल में अब क्या, एक्चुअल में लास्ट ईयर, ये केवल हिंदी मीडियम की समस्या नहीं है, करोल बाग में सिविल गुरुकुल में लास्ट ईयर कई स्टूडेंट आए। एक मेरे ओल्ड स्टूडेंट थे, लेते हैं 17 बैच में, तो 17 बैच उनको माध्यम से और लोगों को पता चला, और वो बहुत सारे बच्चे आ गए मेरे पास, बोले कि सर आपको ही कराना होगा ये, और मैं मैथ्स ऑप्शनल के बैचेज में बिजी था। तो मैंने कहा कि अब अचानक से कैसे प्लान कर दूंगा मैं, आप इस बात को समझिए, क्योंकि मेरे ऑप्शनल के बच्चों की भी जिम्मेदारी ले रखी है, अचानक से तो नहीं। लेकिन मैं इस सेशन से, जो अब सेशन होगा जून जुलाई से, मैंने ये सोचा है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड में हूँ, तो ये मेरा मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैथ्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में अगर कोई बच्चा डिफिकल्टी में है, तो एक बार जैसे मैंने 2013 में अपना किसी तरीके से मन बना के एक चीज़ किया था, ये मेरी मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे करना ही चाहिए। बिल्कुल, इसको हम करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अब उतना फ्री टाइम मैं शायद न दे पाऊँ, तो एक पूरी टीम रहेगी, लेकिन कुछ क्लासेस मैं भी लूँगा उसमें। बिल्कुल सर। अब एक कमेटी का जिक्र करता हूँ, ब्रिजलाल कमेटी। अभी संसद में भी उन्होंने इसके बारे में चर्चा की
सीसैट के संदर्भ में ब्रजलाल कमेटी ने कहा कि या तो सीसैट को हटा दो या तो सीसैट को हिंदी पट्टी के बच्चों के लिए इजी बनाया जाए। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या सीसैट हटना चाहिए? एक्चुअल में दो क्वेश्चन आपने, एक तो कमेटी के बारे में आपने पूछा, एक हटना चाहिए जी। तो पहले हटने वाली बात कर लेते हैं। जी। जैसे जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा से सेलेक्ट होते हैं, ये हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, यूपीएससी किसको सेलेक्ट कर रही है? एक ऐसे यंग माइंड को जो कल को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, पब्लिक का जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसके वो पार्ट बनेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट बनेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट किस स्केल पे काम करती है और आईएएस को कितने स्केल पे जिम्मेदारी दी जाती है? तो जो सबसे छोटा पोस्ट है आपका वो भी एसडीएम का है। और एक एसडीएम के अंडर में आने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो आपके डिसीजन से मिनिमम जो प्रभावित होने वाले हैं वो भी एक बड़ी संख्या है। बहुत एक छोटा ही उसमें पद है डीएम का उस हियरार्की में, लेकिन डीएम आने पे पूरा जिला आपसे प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल। तो एक एनालिटिकल एबिलिटी ऐसे अधिकारियों के पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। और एनालिटिकल एबिलिटी है कि नहीं है, इसको चेक करने का साधन हम कहाँ से डेवलप करेंगे? मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक फिलोसफर थे, वो फिलोसफी पढ़ाते फिलोसफी थे, लेकिन एक इंटरेस्ट टेस्ट लेते थे मैथ्स का। पढ़ाते फिलोसफी। उनका ये कहना था कि जो मैथ्स में अच्छा होगा उसकी एनालिसिस अपने आप अच्छी होगी और वो फिलोसफी में आप ऑटोमेटिक अच्छा होगा। एक दूसरी बात बताते हैं, मतलब ये इसी से रिलेटेड है। अगर आप वर्ल्ड के फिलोसफर्स को देखेंगे तो मोर देन 70% आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड। या तो मैथमेटिशियन रहे हैं या मैथ्स में कोई रिसर्च किया है या एनी हाउ वो मैथ्स से जुड़े रहे हैं। क्योंकि फिलोसफी में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस में डीपर जाना पड़ेगा, और डीपर जाने में जो मैथ्स है वो क्या करती है, आपको आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करती है। हाँ, उतनी बड़ी एनालिसिस एक डीएम को नहीं चाहिए, ये मैं मानता हूँ, एक फिलोसफर को और ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक मिनिमम तो चाहिए ना। क्या सिलेबस में दे रहे हैं? 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। हाँ, कई बार जैसे यूपीएससी ने क्या किया कि 10th स्टैंडर्ड बोल के एक डिफिकल्ट चैप्टर से 10 सवाल दे दिए, वो नहीं होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। लेकिन सीसेट को टोटली हटा दें, इससे मैं एग्री अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी का हूँ उसके बावजूद। हाँ, क्योंकि कुछ तो हम कहाँ चेक करेंगे, फिर एनालिटिकल एबिलिटी को हम कहाँ चेक करेंगे? और ये हम सभी मानेंगे कि एक ऑफिसर को एनालिटिकल होना ही चाहिए। बिल्कुल। अभी राइट्स हो गए, बिल्कुल। अभी कोई कुछ भी हो गया, सूखा पड़ गया, अभी कुछ बाढ़ आ गई, तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो जिलाधिकारी को अपने स्तर पे करने होते हैं। कलेक्टिव रिस्क लेना है आपको। हाँ, कलेक्टिव रिस्क लेना है, आप इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट भी रहना है। अगर नहीं रहेंगे तो ये सब सारे काम एक साथ निपटा नहीं पाएंगे आप। तो इन सब सारी बातों का तो मेरे ख्याल से रहना चाहिए। एक मैं मिस कर रहा हूँ, आपने इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा था। सर, मैंने ये पूछा कि ब्रजलाल कमेटी ने कहा था कि सीसेट को याद आ गया बच्चों के लिए सरल बना दो। अब सरल बनाने का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक देश दो विधान जी, वो दूसरे संदर्भ में कहा था उन्होंने। हाँ। लेकिन ये बात भी आपको वैसी नहीं लगती है? हाँ? सरल बनाएंगे कैसे आप? हिंदी पट्टी के बच्चों के लिए अलग से सरल कैसे बनाएंगे? क्या दूसरा एग्जाम लेंगे? या ये हो सकता है सर कि डिसीजन मेकिंग पूछ के सरल बना दीजिए, मैथ। हाँ, सेम पेपर रख के और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन डाले जा सकते हैं इसमें। तो उसको ये कहना कि हिंदी पट्टी के लिए सरल बना दें, ये गलत है मेरे ख्याल से। कोई इससे आहत ना हो, इससे मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि उसको ये कहना कि सीसेट के पेपर को थोड़ा इजी बना दें। हाँ, ये सही वर्ड होगा। अब उसमें हमारा देश एक राष्ट्र है और कोई भी चीज अगर ऑल इंडिया सर्विस की है वो एक होगी, वो दो नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, यूनिफॉर्मली होगी। बिल्कुल। तो बहुत सीसेट पे हमने काफ़ी लंबी चर्चा इसलिए की क्योंकि सीसेट आप पढ़ाते हैं, अनुभव है, और
आप जब बताएंगे तो एक ऑथेंटिसिटी लगेगी कि हाँ ठीक है। अब सर थोड़ा सा, चूंकि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के जीवन में बहुत सारे स्ट्रेस, टेंशन और कई बार एंजाइटी होती है कुछ चीज़ों को लेकर के, तो एक स्पिरिचुअलिटी और मेंटल रिजिलियंस होना बहुत आवश्यक है स्टूडेंट में। तो उस पर कुछ सवाल बनाए हैं सर हमने। तो एक सवाल है सर कि एक मेंटोर के तौर पर आप अध्यात्म को धार्मिक कर्मकांड से अलग सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मानसिक अनुशासन के रूप में कैसे दें? अध्यात्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जी। शायद हम ऐसा एक सेशन करके उसको कवर, पूरा एक सेशन अगर करें तो भी कवर नहीं कर, कई सारे सेशन, दसियों सेशन करेंगे तो भी शायद कवर नहीं कर पाए। तो हम आध्यात्म क्या है उस पर तो नहीं जाएंगे बिल्कुल, लेकिन थोड़ा थोड़ा टच करते हुए मैं इसको बता दूं। आध्यात्म है क्या? तो अधि प्लस आत्मा। आत्म मतलब स्वयं को, अधि मतलब अधिक, स्वयं को अधिक जानना ही या जानने का प्रयास करना या जानने के बारे में डिस्कशन करना ही आध्यात्मिक चर्चा या आध्यात्मिक डिस्कशन है, या इसी को हम आध्यात्म से जानते हैं। तो स्वयं के बारे में जो जानता है वो आध्यात्मिक है। अब आपने आध्यात्मिक चर्चा करते समय एक बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अगर हम जिसके लिए ये बात कर रहे हैं वो अगर उस ऊंचाई से उसको नहीं समझा तो उसका अर्थ दूसरा निकल जाएगा। इसलिए थोड़ी सावधानी की जरूरत है। बिल्कुल। और आध्यात्म में बेसिकली ये है, मैं थोड़ा सा गीता का इसमें सहारा लेता हूँ, आश्रय लेके बताऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग आसान करते हैं ऐसे, जैसे गीता है, आपने गीता सुना है, सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या सबका परसेप्शन गीता के बारे में सेम है? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग कैसे है? कोई गीता को एक कहानी मानते हैं कि श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, जैसे कृष्णा सीरियल चलता था तो वैसे महाभारत के सीरियल में कुछ बात चल रही है, यही गीता है, कुछ तो ऐसे मानते हैं। और है महाभारत में भीष्म पर्व का एक अंश 700 श्लोक है, उस तरह की चीजें हैं। तो गीता है तो वही। कई लोग गीता को ये समझते हैं ये कहानी से इतर कुछ चीज है, कहानी तो बस उस चीज को समझाने का एक प्रयास है। जैसे बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा एक कहानी, एक हाथी था, 6 अंधे थे। पढ़ा है आपने? नहीं, सब बताएंगे तो हो सकता है यार। किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी के हाथ में पैर आया हाथी का, तो उसने कहा कि हाथी खंभे जैसा होता है। किसी के हाथ में पूंछ आई, उसने कहा कि हाथी रस्सी जैसा होता है। ऐसे ही शरीर के अलग अलग अंग आते गए, वो समझते गए कि हाथी ऐसा होता है। जिसने जितना जाना वही माना, क्योंकि वो सभी के सभी अंधे थे देखने वाले। अब ये सोचिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति वहां हो जिसकी आंख खुली हो, तो हाथी को देख करके क्या कहेगा? अरे भाई तुम खंभा कह रहे हो, ठीक है, ये खंभे जैसा भी है, ये रस्सी जैसा भी है, लेकिन ये सारे इसके अंग हैं। हाथी ये पूरा नहीं है, हाथी कुछ और ही है। तो गीता को देखने वाले भी लोग इसी तरह के हैं। कोई उसके एक कहानी वाले पक्ष को देख लेते हैं, कोई उसके मर्म वाले पक्ष को देख लेते हैं, कोई कुछ और देख लेते हैं। तो जो देखता है, कोई मैनेजमेंट का पर्सन है तो गीता में मैनेजमेंट ढूंढ लेता है, कोई जो जहां का है, कोई सामान्य गृहस्थ है तो गीता में कुछ कृष्ण और अर्जुन की कहानी ढूंढ लेता है। तो सबको कुछ न कुछ मिल जाता है। लेकिन जो परमहंस है, परमहंस का अर्थ समझते हैं? नहीं, बताएं सर। हंस क्या होता है? हंस वो होता है जो दूध और पानी को अलग अलग करते हैं। तो परमहंस एक उपाधि दी जाती है ऐसे व्यक्ति को जिसका विवेक इतना बलवान है कि वो हर चीज को अलग अलग कर सकता है। उसका विवेक बहुत, वो हाईएस्ट लेवल पे है। और असली परमहंस माना जाए तो कृष्ण को माना जा सकता है। सब सर्वोत्तम ऊंचाई पे कृष्ण है। कृष्ण बहुत सबसे बड़े फिलोसफर भी हैं, कृष्ण परमहंस भी हैं। और कृष्ण के आसपास की ऊंचाई पे अगर कोई इंसान पहुंच जाता है तो हम लोग उसको परमहंस कहने लगते हैं। आपने ऐसे कुछ संतों के बारे में सोचा होगा, ये परमहंस है। तो जो परमहंस है वो तो गीता को देख रहा है सब तरह से, ये न तो खंबा है न तो रस्सी है। लेकिन परमहंस की क्वालिटी है कि वो बोलेगा नहीं। वो इतना संतृप्त है, वो इतना तृप्त है कि वो आपके खंभे और रस्सी की लड़ाई में आएगा ही नहीं। वो कहेगा ठीक है, तुम खंबा बोलो, तुम रस्सी बोलो, जो बोलना है वो बोलो, तुम भी तो आंशिक सही बोल रहे हो, सही, वो आएगा नहीं।
तो उसी में से कोई ना कोई अर्थ हमें भी पकड़ के चलना चाहिए। तो जैसे अगर विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं तो कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, क्या ये दो व्यक्तियों का संवाद है? नहीं जी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, ये एक ही व्यक्ति के अंदर दो चेतनाओं का संवाद है। जो वो चेतना है, जो पूर्ण चेतना है, वो कृष्ण है, और जो हम स्वभाव में अभी बने हुए हैं वो अर्जुन है। हमें पहुंचना कृष्ण पे है। कृष्ण कहते हैं ना, तुम मेरे में ही तो हो, तुम अलग थोड़े हो, तुम मेरे में ही तो हो। तो हमारा जो हाईएस्ट लेवल है, जो हम हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं, और कृष्ण की चेतना पे आना ही आध्यात्म की मैक्सिमम हाइट है। तो कृष्ण की चेतना में आने का क्या मतलब है कि आप समाज से दूर भाग जाइए? बिल्कुल नहीं। कृष्ण भागे क्या कहीं से? कृष्ण की चेतना पे जो व्यक्ति आ जाता है वो हर चीज में रहता है, लेकिन डिटैच रहता है। वो डिटैच रहता है। वो कॉफी भी पिएगा साथ में, कार में भी घूमेगा, प्लेन में भी घूमेगा, हो सकता है उसके अपने 4-5 प्लेन हो, लेकिन वो प्लेन में आसक्त नहीं है। प्लेन है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। कृष्ण महान क्यों है? उनके पास सब चीज है, लेकिन किसी चीज में उनकी आसक्ति नहीं, इसीलिए उनको महायोगी कहा जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये तो बहुत बड़ी एक, मैं उसको एक्सप्लेन करने लगूं, जैसे मैंने कहा ना, कई सेशन लगेंगे, तो हम उधर तो नहीं जाने वाले आज। लेकिन अब स्टूडेंट के लिए क्या, तो स्टूडेंट के लिए ये है कि हमको अपनी चेतना को मजबूत रखना है। एक डिटैचमेंट वाली भी चीज, डिटैचमेंट वाली। एक दूसरी बात जो स्टूडेंट के लिए ज्यादा उपयोगी है, वो मैं कहना चाहूंगा, कामना। कामना ही एक ऐसी चीज है जिससे बाकी सारी चीजें पैदा होती हैं। अगर आपने किसी चीज की अगर आपके अंदर किसी चीज की कामना नहीं बची, तो आपके अंदर कोई डर कभी होगा ही नहीं। जैसे आप जीवन में कुछ चाहते ही नहीं, तो डर किस बात का है? कुछ नहीं चाहते मतलब कामना नहीं बची आपके अंदर। तो कामना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डर, यानी कि डिजायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फियर। जितना डिजायर आपका होगा, उतना ही आपके अंदर फियर आएगा। तो अब हम क्या पूरी कामना छोड़ दें क्या? नहीं, हमको तो गृहस्थ में रहना है, हमको तो इसमें संसार में रहना है। तो कामना बिल्कुल छोड़ सकते। हाँ, कामना जिसको बिल्कुल छोड़ना है, वो तो अपना बिल्कुल वो अलग जीवन जिए, सन्यासी, पहाड़ों पे चले जाए, कुछ भी करे, अलग जीवन। हम तो वो है नहीं। तो हमें क्या करना है? कामना को मिनिमाइज करना है। जैसे अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें क्या करना है कि हाँ, हमने आईएएस बनने का डिसाइड किया है, तो सिर्फ एक ही टारगेट हमारा है कि आईएएस बनना। अब आईएएस बनते समय हमने कहा नहीं, ये दोस्त है, इसके साथ नहीं जाऊंगा तो बुरा मान जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे एक पता नहीं बाद में ऐसा होगा कि नहीं, एक अपनी शादी का भी सेटलमेंट कर लेता हूँ। एक कामना इधर से भी आ गई कि बाद में हो सकता है कि हमारे पिता शायद इस लेवल की लड़की न ढूंढ पाए। तो जब इतनी सारी कामनाएं होंगी तो उतने ही, मैंने कहा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फियर, डिजायर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फियर। तो हमें करना क्या चाहिए? अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली अपनी सारी कामनाओं को मिनिमाइज कर दे और एक ही कामना रखे, आईएएस बनना है और सब चीज करना है आईएएस बनने के बाद, ये 3 साल का मेरा समय है, इसको तो मैं बस इसी में लगाने वाला हूँ। अगर कोई मेरा अच्छा दोस्त होगा तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझसे नहीं कहेगा कि चलो बुक स्टोर पे, क्योंकि बुक तो अकेले भी ला सकता है। और अगर वो बुक स्टोर पे जबरदस्ती ले जा रहा है, मतलब वो अच्छा दोस्त नहीं है, तो वैसे भी उससे दूरी बना लेना चाहिए। बिल्कुल सर, ये आपने जो बात बताई उससे मैं बहुत कनेक्ट हुआ। मैं भूल गया था कि क्या पूछना है। हाँ, तो आप बता रहे थे। तो ये चीज तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा अध्यात्म का कोई मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बस ये कह रहा हूँ कि कामना आप कम रखो, कामना कम रखोगे, फियर अपने आप कम रहेगा। जैसे सर गीता में कहीं कहा गया है कि साधन के पूर्ति काल में न गुरु न चेला पुरुष अकेला। हाँ, तो ये इस तरह का एक डिटैचमेंट और चीज़ों के प्रति बैलेंस बनाते हुए। देखो डिटैचमेंट, संदीप अगर मैं कहूँ, डिटैचमेंट बहुत आसान चीज नहीं है। जितना आसानी से मैंने कह दिया उतना आसानी से अचीव नहीं होता है। डिटैच रहना ये परम उपलब्धि है। ये बहुत सारे ऐसे जिनको हम डिटैच समझते हैं, हो सकता है वो भी डिटैच ना हो। ये तो कृष्ण की अवस्था है। बिल्कुल सर, हम कृष्ण के आसपास भी अगर कहीं पहुंच जाए ना, तो हम बहुत बड़ी अवस्था में हैं। सर जब ध्यान और आध्यात्म की बात चल ही रही है, एक सवाल है कि ध्यान और आध्यात्मिक झुकाव
क्या याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने में वैज्ञानिक रूप से मदद करता है? अब आप आज ऐसे सारे सवाल इकट्ठा किए हुए हैं, अब ये सारे सवाल ऐसे हैं जिन पे कई कई ध्यान अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये सिविल सर्विस के अभ्यर्थियों के हिसाब से शॉर्ट आंसर, वो शॉर्ट में बताने में मैंने बताया ना वही रिस्क रहता है, फिर भी मैं ट्राई तो करूंगा। आपने पूछा है तो ध्यान हम किसको समझते हैं? नॉर्मल अगर मैं आपसे पूछूं ध्यान किसको समझते हैं? कि ऐसे ध्यान की मुद्रा में बस बैठ गए, आंख बंद कर लिए, हो गया ध्यान। नहीं, ये ध्यान में रहने के लिए एक सहयोगी प्रक्रिया है, ये ध्यान नहीं है, ये रियल ध्यान नहीं है। ये ध्यान में रहने के लिए जो सहयोग करती है प्रक्रिया, वो प्रक्रिया है अच्छी। अगर आपको ध्यान में रहना है, अगर आपने ऐसे बैठे हैं, आपके कोई विचार नहीं आ रहा है, तो कुछ समय नहीं आया, तो इससे क्या हुआ कि इससे आपके माइंड में एक ऐसी चीजें हुई जिससे ध्यान में आप ज्यादा समय रह पाएंगे, ऐसी एक संभावना बनी। लेकिन ध्यान क्या है? हम कहते हैं ना, ये कब ध्यान से रखना, ध्यान से जाना, ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना। सो ध्यान यानी कि मेडिटेशन, मेडिटेशन इज समथिंग डिफरेंट। मेडिटेशन इज 24 आवर्स थिंग। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और केवल आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूं, मैं ध्यान में हूं। अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूं और मेरे दिमाग में 4 चीजें और भी चल रही हैं, मैं ध्यान में नहीं हूं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और केवल मैं यहीं पे हूं, मतलब एकदम बिल्कुल आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, आसपास की सराउंडिंग को भी मैंने ले लिया, इतने में ही बस, इट मींस आई एम इन मेडिटेटिव स्टेट। मतलब मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं एक चीज पर। कंसंट्रेट उसी का एक पार्ट हो सकता है जी, या एक चीज के ही इर्द गिर्द में हूं। हाँ, ये कैसे, मतलब थॉट कोई दूसरा नहीं आ रहा है। थॉट के लेवल पे मैं एक जगह, ये अच्छा वर्ड है। थॉट के लेवल पे मैं एक जगह पे हूं, तो मैं बिल्कुल ध्यान में हूं। अब इसी चीज को तो हम बैठ के भी प्रयास करते हैं ना। बैठ के हम क्या कहते हैं कि ऐसा सोचो कोई थॉट ना आए, लेकिन आप जितना सोचेंगे कि थॉट ना आए उतना ही आएगा। ओझा सर एक बात कहते हैं सर इस पर, मैंने भी ट्राई किया कि जब मैं कभी बहुत थोड़ा टेंशन में होता हूँ, तो पहले, अभी नहीं, अभी ठीक तो ओझा सर कहते हैं कि ध्यान में जब बैठोगे ना, तो ओझा सर एक तो बोलने का अंदाज बहुत निराला है, ध्यान में बैठोगे ना, मन बहुत बदतमीज है, तुम्हारे ऐसे समस्याओं के तीर फेंकेगा, एक उधर से आ रहा है, मामा की याद, बुआ की याद, फूफा की याद, ये सब आती रहती है। आएगी। हाँ, अब देखो, जैसे एक चीज मैं इसी में ऐड ऑन करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बालक पैदा होता है शूद्र से आशय उनका होता है कि उसको कुछ भी नहीं आता है और वो अपने कर्म से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मुझसे सहमत ना, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मानना है कि बालक पैदा होता है कृष्ण, लेकिन बृहद कृष्ण नहीं, बालक कृष्ण। वो बनाता उसको अर्जुन, ये समाज ही है, ये परिवेश से ही उसको अर्जुन बनाता है, ये परिवेश से ही उसको दिखाता है कि समाज में ये होता है, समाज में ये होता है, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो उसको कमजोर, उसको मोह में, उसको क्रोध में, उसको काम में ये समाज और इन्वायरमेंट ही डालता है, और फिर उसको दोबारा कृष्ण बनना होता है। ये जो दोबारा कृष्ण बनने की यात्रा है, इसी को हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। और ये थोड़ा पैदा हुआ कृष्ण, इन्वायरमेंट ने उसको बिगाड़ के अर्जुन बनाया, और फिर से उसको कृष्ण बना। तो ये जो चीजें मन में, जैसे आपने कहा ना ध्यान में बैठते हैं तो क्यों आती है? इन्वायरमेंट से हमारे दिमाग में भरी है। आप सोचिए कि जब आप बालक थे, बिल्कुल हो सकता है आग भी हो, उसमें भी आप हाथ डालने को तैयार थे, मतलब ही नहीं था। पता ही नहीं था। और यही तो हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है अद्वैत का। मतलब हमारा भेद मिट जाए चीजों का, तो आपको भेद नहीं था। बिल्कुल सर, तैयारी के उन कठिन दिनों में जब रिजल्ट अपने पक्ष में ना हो, तो आध्यात्म एक छात्र को अवसाद से बचाने में कितनी बड़ी ढाल बन सकता है? इसका जवाब तो मुझे लगता है आप दे भी चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस पर। आध्यात्म वही चीज है कि जिसको मैं आध्यात्म कह रहा हूँ, जो आध्यात्मिक होगा तो अपने आप में वो चेतना के स्तर पे है, तो उसको जीत हार से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक है तो वो हार को हार की तरह नहीं लेगा, जीत को जीत की तरह नहीं लेगा।
क्योंकि ये दो घटनाएं हैं, ऐसा मान के चलेगा। अच्छा, कृष्ण को आपने इतना तो समझा होगा कि वो युद्ध में रण छोड़ के भाग गए। हाँ, उनको कोई असर ही नहीं है, उनको रण छोड़ के आ रहे हैं, बेइज्जती का कोई डर नहीं, कोई बेइज्जती है ही नहीं उनकी। इस पर एक पंक्ति भी है सर कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही है। तो एक तो जो पूर्णतः आध्यात्मिक होगा उसको तो हार जीत का कोई मतलब, लेकिन हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हम पूर्णतः अपने को इमेजिन नहीं, हम छोटे लोग हैं, हाँ, हम उतना नहीं कर सकते। तो हमें थोड़ा होता है, लेकिन कम से कम इतना अपने मन को ये हमें मजबूत रखना है कि ठीक है, हम एक अपने को टाइमलाइन दें कि हाँ इतना टाइमलाइन इस टारगेट पे, कोई एक टारगेट फेल हुआ है, उस टारगेट के फेल होने से हमारी जिंदगी फेल नहीं हुई, तो उस टारगेट पे हम फिर से अपनी कमियों को ढूंढें कि हमसे क्या कमी रह गई, उस कमी को हम अच्छा करें, दुरुस्त करें और फिर से उस पर लग जाए। सर अध्यात्म से निकाल कर अब इस बातचीत को थोड़ा लाइट करते हैं। हाँ सर 25-26 साल की उम्र जब होती है तब हम तैयारी में होते हैं, और इस उम्र में हमारे कुछ साथी कहीं न कहीं सेटल हो चुके हैं, कमाने लगते हैं, तब समाज और परिवार का रिश्ते और करियर को लेकर के दबाव आप पे बनने लगता है। उसमें एक अभ्यर्थी को खुद को ऐसे समय पे न्यूट्रल कैसे रखना चाहिए? मुश्किल है, मैं मानता हूँ मुश्किल है। संदीप देखिए, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, और मिडिल क्लास के जो माँ बाप है ना, वो कई बार बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए धन की व्यवस्था करते रहते हैं। उनका भी अपना एक सपना होता है। उनकी माँ बाप के साथ दो बातें होती हैं, एक तो वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं सेटल हो जाए, दूसरा शादी विवाह उनके लिए बहुत बड़ा सपना होता है कि हम अपने रहते शादी विवाह कर लें, देख लें, ऐसा कुछ उनके मन में रहता ही रहता है। तो जब कोई युवा, मैंने जो फॉर्मेट बताया, अगर पहले से गाइडेड है, अगर उसने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में शुरू कर दिया तो उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो गई। वो 18 साल का है उस समय, 18-19 साल का है। अब वो क्या है, 3 साल बाद वो 22 साल का हो जाएगा, और 3 साल में एक बार वो परीक्षा दे चुका होगा। तो एक बार वो परीक्षा दे चुका है, बहुत सारे बच्चों का तो उसी में सिलेक्शन हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर सेलेक्ट हो गया तब तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, और अगर उसके बाद भी आगे बढ़ता है, 3-4 अटेम्प्ट, हाँ 3-4 अटेम्प्ट करता है, तो एक ये देखना चाहिए हमें कि हमारी प्रिपरेशन में क्या कमी रह जा रही है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी अच्छे शिक्षक से मिलना ही चाहिए। मतलब इसमें कोई मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल आपका अगर 3-4-5 बार हो गया है, नहीं, मिलना ही चाहिए किसी अच्छे शिक्षक से। और आपको अपनी तैयारी की ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिससे आप खुल के बात कर सकें कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, यहाँ मार्क्स कम हो जा रहे हैं, वहाँ मार्क्स, और एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। उसके बाद अपने को भी थोड़ा आकलन अपना भी करना चाहिए कि मैं उतना मेहनत कर पाऊंगा कि नहीं जितना ये कह रहे हैं। अगर उतनी मेहनत करने की क्षमता है तो पेरेंट्स से भी खुल के बात करनी चाहिए। हमको 1 साल 2 साल का समय और दे दीजिए। पेरेंट्स दे देते हैं समय, बहुत आराम से दे देते हैं। इसमें जो मानसिक दबाव है कि दोस्त नौकरी कर रहे हैं, मुझे लगता है ये केवल एक जाल है जो हमने खुद बना रखा है। भाई तैयारी करने का निर्णय तो हमने लिया, हमने ये तो नहीं कहा कि वो क्या करेगा। तो इसमें मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छी बात करता था कि मुझे क्या मतलब दुनिया क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उससे मतलब है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा। दूसरा कमा रहा है, ये दूसरे का काम है, मैंने तो अपने लिए ये चुना है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, अपने में मैं कहाँ कम कर रहा हूँ उसको मैं सही करूँगा, वो मेरा अपना है, उसको मैं सही करूँगा। तो इसी मेंटलिटी के साथ मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए। सर एक सवाल है कि प्लान बी के बारे में, हाँ, क्या प्लान बी होना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि तैयारी की सिक्योरिटी के लिए प्लान बी होता है, कई लोग कहते हैं कि अगर प्लान बी रख दिया तो एक में एकाग्र नहीं हो पाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? दोनों लोगों के अपने मत हैं, मैं किसी को कुछ कट करने टाइप नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा मत है कि प्लान बी अगर आप रखते हैं तो अच्छा है। प्लान बी रखने का तरीका क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा कोर्स कर रखा है कि अगर यहाँ पे हम किसी वजह से नहीं कर पाए, उस कोर्स की वजह से हम कुछ ये कर लेंगे। हाँ।
जैसे कुछ बच्चे बीटेक कर लेते हाँ, हैं, कोई आपकी स्ट्रेंथ है, कोई उसको आपकी आपने- स्ट्रेंथ है, हाँ, कुछ आपने स्ट्रेंथ डेवलप कर रखी है। और मैं इसके पक्ष में हूँ कि प्लान बी अगर है, प्लान बी मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस देता है, होना चाहिए। होना चाहिए। सर रिलेशनशिप सीधा सीधा बोलता हूँ, जो व्यक्तिगत जीवन है यानी कि रिलेशनशिप और करियर की महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए अगर कोई मंत्र हो तो एक तो मेरा रिलेशनशिप है, हाँ, दूसरे मुझे आईएएस भी बनना है, इसके बीच हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आप फिर से बात वहीं आ जाएगी, अगर आप चेतना से समृद्ध हैं तो इन दोनों में द्वंद्व ही नहीं है। आप अपना करियर की महत्वाकांक्षा को पूरा करेंगे और साथ साथ रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। दिक्कत वहीं आती है जहां चेतना थोड़ा नीचे होती है। जैसे चेतना की ऊंचाई पे है, कोई व्यक्ति है बहुत ऐसे है जो आपको पता चल रहा है कि आपको अनावश्यक रूप से जो आपके लिए बहुत आवश्यक कार्य है और उस कार्य के प्रति भी वो मना कर रहा है, तो वो कहीं से आपके लिए ठीक व्यक्ति नहीं है। लेकिन आप चेतना में उतने ऊपर नहीं है तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये बुरा मान जाएगा, नहीं ऐसा होगा, तो उन चीजों से निकलना पड़ेगा। इस स्तर पे मुझे लगता है सर 80% लोग। हाँ, तो ये करियर की अगर आप चेतना की ऊंचाई पे हैं तो आपके आसपास लोग ही ऐसे रहेंगे जो उसके लिए कोऑपरेटिव रहेंगे। हाँ, फिर वो आप मैनेज कर पाएंगे, आप मैनेज कर पाएंगे, आप मतलब द्वंद्व ही नहीं होगा, उसमें लड़ाई ही नहीं होगी। लेकिन सर अगर ऐसा हो कि जो 80% कैटेगरी है वे मानती है कि अब उसने कहा है कि आज शाम को यहाँ चलना है और अगर मैं नहीं गया तो उसको बुरा लगेगा, ये हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा, तो उनके लिए आप अगर कुछ कटु सत्य बोलना चाहें? मतलब एक तो आज नहीं तो कल अगर आप उनके साथ अगर थोड़ा सा दृढ़ता में नहीं होंगे तो आपकी जो महत्वाकांक्षा है उसके मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोनों ऐसे दोनों ही चले जाएंगे। और अगर आप महत्वाकांक्षा जो आपकी है उसके लिए कार्य करते रहते हैं तो जो समझदार लोग होंगे वो ऑटोमेटिक आपको उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे और वो कोऑपरेटिव बन जाएंगे आपके लिए। बिल्कुल सर, बहुत शानदार सर। अब थोड़ा सा बातचीत को हम सिविल सेवकों की तरफ और जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है उसमें सिविल सेवक योगदान देता है उसकी तरफ लेके चलते हैं। सर आप कई वर्षों से ऑफिसर्स तैयार कर रहे हैं, आपके नज़रिए में वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेट क्या होते हैं जो एक छात्र को किताबी ज्ञान से हटाकर अपने भीतर आज से ही विकसित करना चाहिए जिससे कि वो बेस्ट सिविल सेवक बने? जैसे हम ये सोचें कि सिविल सेवक कार्य क्या करता है जी, तो एसडीएम से लेकर एडीएम, डीएम और फिर सेक्रेटरीट में तो मुख्य रूप से जो योजनाएं हैं उनका एग्जीक्यूशन है और कहीं योजना बनाने में मदद है। हाँ, छोटे स्तर पे नहीं, हाँ नहीं, बड़े स्तर पे सेक्रेटरी होने पे। हाँ सेक्रेटरी। तो योजना बनाने में क्या चाहिए आपको? आपका एनालिसिस चाहिए, वो एनालिसिस की आदत हमें डेवलप करनी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेट। वो कैसे करना चाहिए? हम तो अभी कोई योजना नहीं बना रहे हैं, तो हम जैसे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए हम गए किसी ट्रैफिक लाइट पे हैं, वहाँ जाम लगा हुआ है और हम फ्री हैं बिल्कुल, क्योंकि हम जा रहे हैं, हम ऑटो में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, हमारा माइंड वर्किंग है, फ्री हैं बिल्कुल। तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि ये ट्रैफिक जाम क्यों है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। हो सकता है हमें सोल्यूशन ना मिले, लेकिन हमारे सोचने का एक तरीका ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही कहीं आप जा रहे हैं, कोई और समस्या आपको प्रैक्टिकल दिख रही है जो आसपास है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इस समस्या का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये जो सोचने की आपकी बार बार की आदत पड़ेगी वो आपको वहाँ ले जाएगी, वो आपके अंदर एक ऐसी हैबिट डेवलप कर देगी कि जब आप उस लेवल पे आएंगे मेंस आंसर राइटिंग पे, तो जो आपको सिचुएशन दिखेगी वो आपको सोचने में वहाँ आसानी है। ये अच्छी बात है सर। सिलेक्शन के बाद आती है असली चुनौती, असली चैलेंज। लोग बहुत मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि सेलेक्ट होना ही सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन सिलेक्शन के बाद असली चैलेंज आता है जब एक सिविल सेवक के रूप में आप सिस्टम का हिस्सा बनकर बदलाव लाना चाहते हैं या सिस्टम की सीमाओं में बंध जाते हैं। राष्ट्र निर्माण में व्यक्तिगत भूमिका क्या है इसके बारे में सिविल सेवक के रूप में आप? इसके बारे में मेरा मानना हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अच्छा न लगे,
लेकिन मेरा मानना है कि हर व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में एक भाग अपना देता है अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा है। एक रिक्शे वाले को भी मैं मानता हूँ कि वो राष्ट्र निर्माण में भाग ले रहा है, किसी न किसी प्रकार से वो ले रहा है। हर व्यक्ति, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, हम दोनों ही इस समय कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं सहयोगी है। अगर कुछ बच्चों को भी इससे बेनिफिट हुआ तो हमने कुछ न कुछ कार्य किया। तो हम सभी ये कार्य कर रहे हैं। लोक सेवक के रूप में इस कार्य के करने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जब आप डीएम होंगे तो आपके एक कार्य से, एक बंद कमरे की मीटिंग से जो रिजल्ट आएगा, जो आप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसको अच्छे से कर दिया, तो बहुत पूरे जिले के सभी लोगों पे असर पड़ेगा। तो बस लोक सेवक का ये होता है कि वो थोड़ा सा इंटेंसिटी लार्ज स्केल पे हो जाती है, बड़ी हो जाती है। सर, अक्सर लोग इस तैयारी में, जो मुझे लगता है 80 से 90% लोग जो आते होंगे, वो पावर जो होती है और लाल बत्ती और इन सब चीज़ों के चक्कर में आते हैं, लेकिन जिम्मेदारी का जो एहसास है कि ये कितनी बड़ी पोस्ट है और इसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये ट्रेनिंग के दौरान कैसे बदल जाता है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एक्चुअल में हम जो सोचेंगे ना, तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व दो बातों से बनता है। एक उसका जेनेटिक्स और दूसरा उसको जो इन्वायरमेंट मिला। राइट। 90% चीजें उसके व्यक्तित्व में वही मिलेंगी। तो जो बच्चा सेलेक्ट होने हुआ है, वो जिस इन्वायरमेंट से आया है, वहाँ पे हो सकता है कि उसके परिवार ने या आसपास के लोगों ने कोई ऐसी चीज़ सही हो जिसकी वजह से उसके अंदर एक एजिटेशन आया और उसने इस परीक्षा में आने का और इस यहाँ सेलेक्ट होने का निर्णय किया। तो उस समय तक तो भाव ये रहता है कि इसको कर लूंगा तो मैं सबसे पावरफुल रहूंगा, तब मैं इनको बताऊंगा, और तब मैं इनको बताऊंगा, और नहीं भी बताऊंगा तो तब मुझे कोई कुछ कर नहीं पाएगा। एक सेफ जोन में पहुंच जाऊंगा। मिनिमम इतना तो रहता ही है। राइट। लेकिन जब वो एकेडमी में पहुंचता है तो उसको दूसरा इन्वायरमेंट मिलता है, जहां डिफरेंट इन्वायरमेंट के बच्चे आए हैं। सबकी सोच ऐसी नहीं होती है, इनफैक्ट कम लोगों की ऐसी सोच होती है। सबको बदला नहीं लेना। हाँ, सबको बदला नहीं लेना। तो जब वो वहां रहते हैं तो जो ट्रेनिंग है वो तो है ही, उनको ज्यादा असर इन्वायरमेंट का पड़ता है। फिर वो समझते हैं नहीं भाई, हमें जिम्मेदारी लेनी है, हमें कुछ सिखाया भी जाता है और कुछ उनके अंदर। और मैंने कहा ना कि दो ही चीजें हैं, तो उसमें एक इन्वायरमेंट का बहुत बड़ी भूमिका है। तो वहां के इन्वायरमेंट की वजह से उनके सोच में ये परिवर्तन आ जाता है। बिल्कुल सर। अभी तक हमारी बातचीत जो है काफ़ी भारी भरकम रही, लेकिन अब इस बातचीत को, चूंकि ये बातचीत अंतिम पड़ाव पर है, तो इसको थोड़ा सरल बनाते हैं और थोड़ा लाइट बनाते हैं, और इसको थोड़ा सा, एक हमारा सेगमेंट है जो लास्ट सेगमेंट है, रैपिड फायर। तो रैपिड फायर के रूप में हम आपसे 10 छोटे सवाल पूछेंगे, उसका आप उत्तर शॉर्ट में ही दीजिएगा। लेकिन हाँ, किसी सवाल का लगे कि आपको जवाब थोड़ा सा लंबा देना चाहिए, वो अच्छा सर। ठीक है। पहला सवाल है सर कि आपको मनीष सिंह सर को परिभाषित करने वाली एक लाइन। शिक्षक। वो एक कड़वी बात जो आप हर एस्पिरेंट के मुंह पर बोल देना चाहते हैं। देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क। अगर आपको एक दिन के लिए यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो पहला बदलाव आप क्या करेंगे? वैसे तो ये हाइपोथेटिकल है और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है वो बनने का। लेकिन अगर बदलाव की बात करें तो उसमें मैं इंटरव्यू में मिनिमम ये चाहूंगा, जो एक पैनल से इंटरव्यू होता है वो एक कैंडिडेट का मिनिमम 3 पैनल से हो, और फिर एवरेज मार्क्स दिया जाए। क्यों? होता है ऐसे कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने एक दिन इंटरव्यू दिया, आज 2 बातें हो सकती हैं। आज उस बच्चे का दिन अच्छा नहीं था, उसका मूड नहीं था, या तो इंटरव्यूअर का दिन अच्छा नहीं था। दोनों ही बातें हो सकती हैं। हाँ, किसी कारण बस बच्चा क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है ना। हम मशीन तो है नहीं कि एक प्रोग्रामिंग सेट है और ये होगा। तो जब वो 3 दिन आएगा और 3 डिफरेंट बैच में आएगा, तो सबका तो ऐसा नहीं होगा कि सबका एक साथ बुरा होगा। और फिर जो एवरेज मार्क्स आएगा वो मार्क्स हो जाए। तो एक इंटरव्यू में, मतलब आपने कहा है कि एक कोई बताइए, तो कम से कम ये तो एक में चाहूंगा। नहीं सर, बहुत अच्छा। सर, यूपीएससी की तैयारी में सबसे खतरनाक चीज, डर, दूसरों से तुलना, या हमारा अकेलापन? अकेलापन तो एक वरदान है, मैं व्यक्तिगत रूप से जो मानता हूँ जी। किसी के लिए अकेलापन एक वरदान होता है, उसको खतरा तो हम खुद बना लेते हैं। जब अकेलेपन को हम अगर एंजॉय करने लगे, अकेलापन आपको खूब पढ़ने की आजादी देता है,
अकेलापन आपको अपने रुचि के कार्य करने की आजादी देता है। बिल्कुल। दो चीजें होती हैं, एक एलोननेस होता है, एक लोनलीनेस होता है। तो अगर लोनली आप फील कर रहे हैं तो वो तो इमोशनल चीज है, उसमें तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी फंसे। एलोन रहने का एक आनंद है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अकेलापन तो कोई अपने आप में प्रॉब्लम ही नहीं है। खुद को एंजॉय करने लगे, खुद को एंजॉय करिए, आपके जो टारगेट्स हैं उस टारगेट्स के लिए काम करिए और अच्छा करिए, अपने पे वर्क करिए। दो चीजें और आपने, डर और तुलना। डर और तुलना। डर बाई प्रोडक्ट होता है, डर अपने आप में कोई चीज नहीं है, डर बाई प्रोडक्ट। जैसे मैंने कहा, डिजायर से डर आता है, कामना नहीं होगी तो डर भी नहीं होगा। तो उसको हम अगर कम करें, डिजायर को कम करें, जैसे एक डिजायर रख दिया कि यूपीएससी ही बस करना है हमको 2 साल 3 साल तक, तो डर का खत्म तो नहीं होगा, स्कोप कम हो जाता है, स्किल उसका कम हो जाता है ना। और तुलना तो जैसे मैंने कहा, फ्रेंड की बात अपने, कि तुलना तो करना ही नहीं चाहिए, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। वो कुछ और कर रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो हमारी उसकी कोई तुलना नहीं। सर, अध्यात्म या मोटिवेशनल वीडियो क्या हमें देखना चाहिए? मानसिक शांति के लिए क्या बेहतर होता है? दोनों का अपना अलग अलग रोल है जी। जैसे आप कभी कभी स्टूडेंट की लाइफ में, जैसे मैं जो बातें कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट एक इस स्थिति में बहुत जल्दी आ जाए, समय लगता है चीज़ों। तो कई बार हम बहुत परेशान होते हैं, तो मोटिवेशनल वीडियो एक चिंगारी है, वो तुरंत आपको रिफ्रेश कर देता है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपको नहीं दे सकता। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए आप आध्यात्मिक वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप बहुत परेशान हैं तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के एटलीस्ट उस टाइम अपना मूड अच्छा कर सकते हैं। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। बिल्कुल सर, चूंकि आपने बहुत सारे बच्चों को, आपके खुद के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, तो आप उसके अलावा भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने स्टूडेंट्स का ही नाम लें, कोई भी हो सकता है देश में इस समय एग्जिस्टिंग सिविल सेवक में कोई एक सिविल सेवक जिन्हें आप आज का आदर्श सिविल सेवक मानते हैं। अब संदीप मान लीजिए, कोई कहे आपका सबसे प्रिय स्टूडेंट कौन है, अब मैं केवल संदीप का नाम ले लूं या किसी और का, तो बाकी सब बुरा मान जाएंगे ना। तो ये प्रश्न, इसको मैं स्किप करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सिविल सेवक को मैं जानता हूँ। तो 2-3 जैसे बता सकते हैं आप, जैसे कि एक ऐसा नहीं है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कोई कमतर है, लेकिन एक ठीक ठाक लेवल पे कि आपको किसी का काम बहुत पसंद है। इसको ऐसे कर सकते हैं कि किसी सिविल सेवक का कोई काम आपको बहुत अच्छा लगा हो, जिसने समाज और राष्ट्र निर्माण में अच्छी भूमिका निभाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा वेग आंसर मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि मोर देन 70% जो ऑफिसर्स हैं वो अच्छे ही हैं, जो बुरे हैं वो दिख जाते हैं, बस इतना है। तो किसी एक का नाम लेना, जैसे आप कह ही रहे हैं, तो यूपी में एक ऑफिसर थे विजय शंकर पांडे, सर बहुत है ना। अब ऐसे मैं किसका नाम लूँ? मैं सर एक छोटा सा वहाँ से किस्सा बताना चाहूँगा विजय शंकर पांडे सर के बारे में। अगर मैं एक बहुत इमोशनल बात ये है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ शायद उनकी वजह से, क्योंकि मेरे भाई साहब को सेलेक्ट हुआ, अच्छा योग्यता के आधार पर, इसलिए मैं यहाँ। तो आपने जो नाम आप तो जब इतना नजदीक से, तो आपको पता भी होगा उनका सारा सब, कि अपने घर का कोई व्यक्ति अगर गाड़ी लेके चला गया तो उस पर भी FIR हो गई, वो सब इंसिडेंट आपको पता होगा। अशोक खेमका जी हैं, हमारे स्टूडेंट में भी, अपने स्टूडेंट को कहना थोड़ा सा लगता है कि अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो तो नहीं, लेकिन ये सीनियर ऑफिसर्स में बहुत सारे लोग हैं, और हमारे जो स्टूडेंट है वो बताते रहते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मुझे उनका भी काम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये सर अच्छा जवाब रहा इसका। सर, जो आपका इंस्टीट्यूट है सिविल गुरुकुल, उसकी नींव आपने क्यों रखी? उसको अगर एक परिभाषा वाला कोई एक शब्द मिले या कोई एक लाइन मिले। हाँ, मैं पहले तो क्यों रखी जी, तो जैसे आपको पता है कि मैं 2000, जैसे आपने परिचय में बताया है, 2009 से मैंने पढ़ाना शुरू किया जी। मैं उस समय 23 में नेक्स्ट IAS के साथ मैथ्स ऑप्शनल कर रहा था। एक लंबे समय के बाद कुछ ऐसा मुझे ये बच्चों की तरफ से भी, साथ के शिक्षक साथियों की तरफ से भी, और कुछ मेरे अंदर भी ये होने लगा कि अब ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिसपे कि जिस तरह से हम बच्चों को करना चाहते हैं वैसा करें। अब इसमें जिस तरह से करना चाहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मुझे ये लगता था कि ऑफलाइन में जो बड़ी बड़ी क्लासेस हैं,
हालांकि मैं जहाँ पढ़ाता था अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट में तो अपने हिसाब से ही कर लेता था, लेकिन उससे तो सिलेक्शन नहीं होगा, उनको तो जीएस भी पढ़ना है, उनको और भी चीज़ें। तो मुझे लगा कि ऑफलाइन क्लासेस में जो बैच में स्ट्रेंथ है 300 400, तो मुझे लगता है कि ये बच्चा टीचर से इंटरेक्ट कैसे कर पाएगा। मैं प्रीवियस इंस्टीट्यूट में भी, आप लोगों के समय भी हो सकता है आपने देखा हो, जब मेरी क्लास ख़त्म हो जाती थी, खासतौर से ऑप्शनल के लिए, तो क्लास ख़त्म होने के बाद अगर केबिन के बाहर जब तक एक भी बच्चा बचा रहता था तब तक मैं रुकता था, चाहे वो 1.5 घंटे का समय हो जाए। बिल्कुल 3 घंटे की क्लास और 1.5 घंटे तो मैं बच्चों के डाउट क्लियर रुकता था। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं कम बच्चों को रख करके इतना मुझे समय लग जाता है, तो 300 बच्चा डाउट कैसे क्लियर कर पाएगा आपका। तो मुझे एक मॉडल समझ में आया कि कम स्टूडेंट के साथ बैचेस चलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जा सके। किसी भी हाल में जीएस के बैच में मेरा मानना है कि 100 बच्चों से अधिक का बैच नहीं होना चाहिए। इसलिए सिविल्स गुरुकुल में आपने कहा है, तो सिविल्स गुरुकुल में हमने डिसाइड किया है कि इन एवरी बैच देयर वुड बी ओनली 50 स्टूडेंट। क्या बात है, केवल 50 बच्चे। इससे तो सभी बच्चों पे आराम से ध्यान जाएगा। 50 बच्चों से ज़्यादा हम लेंगे ही नहीं एक बैच में। आई थिंक ये इसका उद्देश्य स्पष्ट हो गया। हाँ, इसका यही उद्देश्य था। ये मैं कहीं और नहीं कर सकता था, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में तो फिर भी आप कुछ कह के कर लेते हैं, लेकिन सब चीज़ों में नहीं कर सकते। और सब शिक्षक साथियों से भी हमने बात किया, सब लोगों ने कहा नहीं सर ये आपका ठीक मानना है। तो हम लोगों ने शुरू किया, और सारे ही सीनियर शिक्षक हैं, सारे ही अभी तो इंग्लिश मीडियम में है, बहुत जल्द हिंदी मीडियम में भी जीएस की टीम अनाउंस होगी। सर, एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी गलती ज़्यादा पढ़ना या बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करना? इनफैक्ट दोनों ही हैं। ज़्यादा पढ़ना इन द सेंस कि जैसे किसी को पॉलिटी में इंटरेस्ट आ गया, तो वो यूपीएससी के सिलेबस और स्कोप के बियॉन्ड जाके बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। हाँ, तो ये भी एक हार्मफुल है। और स्ट्रेटजी चेंज करना मतलब जैसे आपको एक अच्छे शिक्षक से मिलकर स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए कि जिसको चेंज न करना पड़े। क्योंकि स्ट्रेटजी चेंज, जैसे किसी ने मान लीजिए ऑप्शनल चेंज किया, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एक ऑप्शनल को 1 साल 2 साल 3 साल उन्होंने रखा होगा, उस पर खूब वर्क किया होगा, अब एक नया ऑप्शनल लिया। मैंने किया है। आपने किया है लोक प्रशासन से हिंदी साहित्य, तो आपकी एनर्जी थोड़ी अधिक लगी होगी। बिल्कुल लगी ना। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी अगर आपने शुरुआत में जब आपने लोक प्रशासन लिया, तो उसी समय अगर अच्छे से रणनीति बन गई होती, तो आपने उसी समय हिंदी साहित्य ले लिया। बिल्कुल सर। तो आपकी एनर्जी काफ़ी बच जाती, और आपने हो सकता है कि उस समय जो मेंस दिया था उसमें अगर लिखा होता तो मार्क्स भी बढ़ जाते, है ना। कुछ ही मार्क्स से आपका उस बार प्रॉब्लम हुआ था। बिल्कुल सर, चूँकि आप मैथमेटिक्स के शिक्षक हैं, तो एक सवाल मैथमेटिक्स से भी कि गणित का वो एक फार्मूला जो जीवन की समस्याओं पर फिट बैठता है। मुझे तो पूरी गणित ही फिट बैठती हुई दिखती है। अगर मैं अपने को बोलूं कि जैसे आपने पूछा कि आप अपने को कैसे परिभाषित करेंगे, तो मैं तो शिक्षक हूँ, लेकिन मैं किन कारणों से हूँ, तो मुझे लगता है कि मुख्य रूप से मैं जो भी हूँ आज 2 वजह से हूँ। एक है मैथमेटिक्स और एक है मेरे विद्यार्थी। तीसरी कोई वजह मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता। तो मैथमेटिक्स मैं कई बार मैं क्लास में आप लोगों के समय में भी बोल देता था, अभी भी बोल देता हूँ बहुत सारी बातें। कुछ बच्चे बाद में बताते हैं सर ये बात तो मैंने उस किताब में पढ़ी थी, वो किताब मैंने कभी नहीं पढ़ी। तो एनालिसिस की जो क्षमता है वो मैथ से बड़ी अच्छे लेवल की मिल जाती है। और जैसे मैंने कहा ही कि दुनिया के जितने भी फिलोसफर हैं, मोर देन 70% फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड से, है ना। तो मैथ्स का ही देन मुझे सब लगता है। तो मैथ्स का एक फार्मूला मैं कौन सा बताऊंगा, पूरी मैथ्स ही जिंदगी में अप्लाइड है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया भी था बीजेपी में फिट कर। जी सर, अब आखिरी सवाल हमारी बातचीत का ये है कि आपने कई सालों तक हजारों संघर्षों और सफलताओं को बहुत करीब से देखा। अपने जीवन के उस निचोड़ से उन लाखों अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज हार मानने के कगार पर बैठे हैं? अगर आप हार मानने के कगार पे हैं, तो मेरा एक निवेदन है आपसे। बीइंग अ टीचर, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि एक बार आपसे जो गलतियाँ हुई हैं
उनकी विवेचना कीजिए, एक अच्छे शिक्षक के साथ बैठिए, और अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात कही जी उनको अच्छे से उन शिक्षक से प्लान करवाइए कि आपकी जो गलतियां हैं उनको खत्म होने में, कम होने में कितना समय लगेगा और कितनी एनर्जी लगेगी। फिर अपना आकलन कीजिए कि आप उस एनर्जी को लगाने को तैयार हैं तो आप उसमें लग जाइए। बिल्कुल सर, बहुत शानदार सर। मुझे उम्मीद है कि आपने भी एंजॉय किया होगा। हाँ इस बिल्कुल, बातचीत को। बहुत बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल। बहुत। साथियों, अब इस बातचीत को आप देखिए और अपनी स्वस्थ प्रतिक्रिया से हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराइए, और मनीष सर की क्या ऐसी बात है जो आपको हिट कर गई, उसे भी जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। सर, इस बातचीत के लिए आपका बेहद धन्यवाद, और ये मंच आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे थैंक यू वेरी मच टीचर यहाँ पर उपस्थित। हाँ, मुझे भी अपना स्टूडेंट कमोबेश अपने बच्चे की तरह होता है, तो बहुत खुशी मिली है, बहुत खुशी मिली है। थैंक यू।